22 जनवरी 1857 के दिन कोलकाता के करीब दमदम शहर में बज़ाहिर एक मामूली सा वाक़या पेश आया। शहर के असलहा खाने में एक दलित हिंदू मुलाजिम ने ऊंची जात के एक सिपाही से पानी का बर्तन मांगा। सिपाही ने मगरूर लहजे में जवाब दिया, तुम्हारे छूने से मेरा बर्तन नापाक हो जाएगा। दलित बोला, तुम्हें अपनी ऊंची जात का बहुत घुमंड है ना, जरा इंतजार करो जब गोरा साहब तुम्हें गाय और सूअर के कारतूस चबाने पर मजबूर कर देंगे, फिर देखता हूं तुम्हारी ऊंची जात कहां जाती है। सिपाही ये सुनकर भौंचका रह गया। उसने पहला मौका मिलते ही बाकी हिंदुस्तानी सिपाहियों को भी खबरदार किया कि गाय और सूअर के कारतूस आ रहे हैं। शाम तक शहर का हर हिंदू मुस्लिम फौजी ये बात जान चुका था। गाय का गोश्त हिंदुओं के लिए और सूअर मुसलमानों के नजदीक हराम था। सो क्या हुआ कि हिंदुस्तानी सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ये इनकार उस 1857 की लड़ाई का आगाज था जिसे अंग्रेज सरकार बगावत और हिंदुस्तानी जंगे आज़ादी कहते हैं। ये मुतनाज़े कारतूस दोस्तों नई ब्रिटिश राइफल इनफील्ड में इस्तेमाल होना थे। इन कारतूसों का बारूद और गोली जिस कागज में लिपटा हुआ आता था वो कागज किसी भी जानवर की चर्बी से तर किया जाता था ताकि बारूद और गोली आसानी से राइफल की बैरल में जा सके, यानी चर्बी ग्रीस का काम करती थी। इसके रैपर इस कागज को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और इसी के बारे में मशहूर हुआ था कि अंग्रेज इसे सूअर और गाय की चर्बी से लुब्रिकेट कर रहे हैं। इस वाक़े की इत्तला जब ब्रिटिश दारुल हुकूमत कलकत्ता पहुंची कि इस तरह की अफवाह फैल गई है मुस्लिम और हिंदू फौजियों में, तो इंक्वायरी कराई गई। मालूम हुआ कि कारतूसों में वाकई गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल हुई थी। गालबन ये किसी मुकामी अंग्रेज अफसर की कारस्तानी थी। इसके बाद कंपनी ने हुक्म जारी किया कि जो कारतूस अभी तैयार हो चुके हैं उन्हें किसी भी ग्रीस के बगैर फौजियों को जारी कर दिया जाए। फौजी अपनी मर्जी की ग्रीस इस्तेमाल करके वक्ती तौर पर काम चला रहे, जबकि असलहा फैक्ट्रियों को ये हुक्म जारी कर दिया गया कि आइंदा जो भी कारतूस बनेंगे उनमें भेड़ या बकरी की चर्बी इस्तेमाल की जाएगी। ये अहकामात देकर अंग्रेज हुकूमत मुतमईन हो गई कि मामला सेटल हो गया। लेकिन तब तक सिपाहियों में अंग्रेज सरकार से शदीद नफरत पैदा हो चुकी थी, क्योंकि इसकी और भी बहुत सी वजूहात थी। दरअसल कंपनी सरकार की हिंदुस्तानी फौज 3 हिस्सों में तकसीम थी, बंगाल आर्मी, मद्रास आर्मी और बॉम्बे आर्मी। इनमें बंगाल आर्मी सबसे बड़ी थी जिसमें 1,39,000 जवान थे। इन तीनों फोर्सेस को ब्रिटिश ऑफिसर्स लीड करते थे। ये ऑफिसर्स हिंदुस्तानियों के मज़ाहब और लाइफस्टाइल से चिढ़ते थे और इन्हें बदलना चाहते थे। वो अक्सर अपने फौजियों के सामने बाइबल पढ़ते थे ताकि उनके सोल्जर्स को भी तरगीब हो और वो क्रिश्चियनिटी की तरफ राग़िब हो सकें। 1856 में एक कंट्रोवर्शियल कानून सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट बनाया गया। इस कानून के तहत हर इंडियन फौजी के लिए लाजमी कर दिया गया कि अगर उसे समंदर पार ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा तो वो इनकार नहीं कर सकेगा। अब ऐसा था कि ऊंची जात के हिंदू फौजी समंदर पार सफर को पाप समझते थे, गुनाह समझते थे, और अगर मजबूरन जाना भी पड़ता तो वापस आकर पूजा पाठ के जरिए खुद को पवित्र करते थे, पाक करते थे। इस पूजा पाठ का खर्च हुकूमत देती थी। लेकिन नए कानून के तहत ये रकम अंग्रेज सरकार ने बंद कर दी। नए भर्ती होने वाले फौजियों के लिए पेंशन की सहूलत भी खत्म कर दी गई। इस नए एक्ट से सबसे ज्यादा बंगाल आर्मी मुतासिर हुई, क्योंकि यहाँ ऊंची जात के हिंदुओं की तादाद 60% थी, 60% थी। फिर इनकी तनख्वाहें पहले ही बॉम्बे और मद्रास आर्मी से कम थी। हत्ता कि फौजियों को रहायश, यूनिफॉर्म और खाने पीने के अखराजात भी अक्सर अपनी जेब से ही पूरे करना पड़ते थे। पेंशन की बंदिश से बंगाली फौज में पहले से मौजूद बगावत के आसार मजीद तेज हो गए। फौज के अलावा कंपनी सरकार हिंदुस्तान के मुकामी हुक्मरानों को भी अपना दुश्मन बना रही थी। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतें थीं जिन पर अंग्रेज सरकार के कठपुतली नवाब और राजे महाराजे हुकूमत करते थे। हत्ता कि दिल्ली के मुगल शहनशाह भी असल में अंग्रेजों ही के कंट्रोल में होते थे। लेकिन इसके बावजूद कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो हिंदुस्तानियों की इन बराए नाम हुकूमतों को भी ख़त्म करके टोटल ब्रिटिश कंट्रोल चाहते थे। इनमें लॉर्ड डलहौजी भी शामिल थे जो 1848 से 1856 तक हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने हुक्मरानों का कांटा निकालने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मुतारिफ करवाई। इसमें तय किया गया था कि जो हिंदुस्तानी हुक्मरान बेऔलाद मर जाएगा उसकी रियासत कंपनी अंग्रेज सरकार जब्त कर लेगी। हालांकि पहले यह रिवाज था कि बेऔलाद हुक्मरान अपने किसी भी रिश्तेदार को अपना वारिस करार दे सकते थे, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में यह तरीकाकार खत्म कर दिया गया।
नई पॉलिसी के तहत सितारा, जीतपुर, संभलपुर और नागपुर समेत कई रियासतें और जागीरें ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेज सरकार के कंपनी बहादुर के अंडर जम कर ली गई। लेकिन जब यही डॉक्ट्राइन आखिरी मराठा पेशवा और रियासत झांसी पर लागू करने की कोशिश की गई तो वहां मुजाहमत हुई। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की सीरीज में आपको दिखाया था कि कैसे आखिरी मराठा पेशवा बाजीराव टू को कानपुर के करीब मुंतकिल कर दिया गया था। ये बिठोर का इलाका था जहां पेशवा को 8 लाख रुपए सालाना पेंशन और एक टैक्स फ्री जागीर दे दी गई थी। 1851 में 1851 में बाजीराव टू की मौत हो गई। इनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपने एक रिश्तेदार के बेटे धोंदू पन्नत को पेशवा का टाइटल देकर अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। नए पेशवा ने खुद को नाना साहब कहलवाना शुरू कर दिया। इस सीरीज में भी आगे के वाकयात के लिए हम इन्हें इसी नाम से, नाना साहब के नाम से पुकारेंगे। तो खैर साथियों, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने नाना साहब को बाजीराव टू का जानशीन तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उनकी पेंशन बंद कर दी गई और जागीर भी उनसे ले ली गई, जब्त कर ली गई। नाना साहब के बार बार मुतालबात के बावजूद पेंशन और जागीर बहाल नहीं हुई। इस वजह से वो कंपनी सरकार के दुश्मन हो गए। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की मुजाहमत करने वाली दूसरी शख्सियत हिंदुस्तान में रानी लक्ष्मी बाई थी। वो उस रियासत झांसी की मलका थी, रानी थी, जो इलाका अब मौजूदा उत्तर प्रदेश में वाक़या है। इनके शौहर महाराजा गंगाधर राव 1853 में 1853 में चल बसे थे और इनकी कोई जिंदा औलाद भी मौजूद नहीं थी। इसलिए मरने से पहले इन्होंने अपने एक रिश्तेदार के 5 साला बेटे आनंद राव को गोद ले लिया और दामोदर का नाम देकर अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया। महाराजा की मौत के बाद रानी ने लॉर्ड डलहौजी से अपने गोद लिए हुए बेटे दामोदर की जानशीनी कबूल करने की दरख्वास्त की, लेकिन लॉर्ड ने इनकार करते हुए रियासत जब्त कर ली। रानी ऑफ झांसी को इनके किले से भी निकाल दिया गया और वो एक हवेली में मुंतकिल हो गई, जिसे उनके नाम पर रानी महल कहा जाने लगा। लेकिन लक्ष्मीबाई अपनी रियासत की बहाली चाहती थी। उनसे ये फिक्रा भी मंसूब किया जाता है तारीख में कि उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ताहम तारीख यह है कि रानी ने इस लड़ाई का आगाज हथियारों के बजाय कानूनी अंदाज में किया। उन्होंने एक अंग्रेज वकील जॉन लेंग को, जो आगरा में थे, सोने के कागज पर खत लिखकर झांसी बुलाया। इसी वकील की मदद से कलकत्ता और लंदन में ब्रिटिश अथॉरिटीज से बार बार उन्होंने अपील्स की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। बस इतना हुआ कि रानी के लिए 5,000 रुपए महीना पेंशन मुकर्रर कर दी गई। इस सूरत हाल में लक्ष्मीबाई बज़ाहिर मजहबी और खैराती कामों में मसरूफ रहने लगी, लेकिन दरपर्दा, अंडर द सरफेस, वो अंग्रेजों से नाराज थी, बल्कि हिंदुस्तानी हुक्मरानों से राब्ते में भी थी। इस मौके पर उनके कुछ मुलाजमीन ने नाना साहब से भी खुफिया मुलाकातें की। लॉर्ड डलहौजी इन राब्तों से बेखबर मजीद रियासतों पर कब्जों की तैयारियां कर रहे थे। इसी दौरान उनका सबसे बड़ा निशाना बनी अवध की रियासत। क्यूरियस फेलोज, अवध हिंदुस्तान की एक बड़ी मुस्लिम रियासत थी। इसका दारुल हुकूमत लखनऊ था और वहाँ नवाब वाजिद अली शाह की हुकूमत थी। इनके औलाद यानी तख्त के वारिस मौजूद थे और इन पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अप्लाई नहीं हो सकती थी। इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने रियासत जब्त करने के लिए एक और हरबा इस्तेमाल किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नवाब की हुकूमत करप्ट है और रियासती निज़ाम ठीक तौर पर नहीं चला रही, इसलिए इंतज़ामी मामलात जो पहले ही कंपनी की डिक्टेशन पर चल रहे हैं वो अब डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में ले लिए जाएंगे। यानी नवाब अलामती तौर पर हुक्मरान तो रहेंगे, लेकिन रियासत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर अंग्रेजी कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। वाजिद अली शाह ने इनकार कर दिया, जिस पर फरवरी 1856 में 1856 में कंपनी की फौज ने रियासत पर कब्जा कर लिया। वाजिद अली शाह ने कोई मुजाहमत नहीं की और लखनऊ छोड़कर कोलकाता में मुंतकिल हो गए। रियासत के 60,000 फौजी भी बरतरफ कर दिए गए। अवध के अवाम को नवाब वाजिद अली शाह से बहुत लगाव था। उनकी माजूली और रियासत के खात्मे पर वो कंपनी सरकार से बहुत बददिल हुए। इसका इम्पैक्ट सबसे पहले बंगाल आर्मी पर आया। इस फौज के कम से कम 75,000 जवान, 75,000 जवान अवध से ताल्लुक रखते थे। वो पहले ही कम तनख्वाहों और मजहबी मामलात की वजह से बागी हो रहे थे। रियासत का खात्मा इन्हें मजीद मुश्तिल कर गया। इन हालात में नवाब की एक साबिक बीवी हजरत महल रियासत की बहाली के लिए एक्टिव हो गई। वो अपने और वाजिद अली शाह के कमसिन बेटे बरजीज कदर को तख्त पर बिठाना चाहती थी। उन्होंने भी नाना साहब समेत दीगर लोगों से नाराज हुक्मरानों से राब्ते कायम कर लिए। इस तरह अंग्रेज सरकार के मुखालफिन का बागियों का एक अलायंस, एक छोटा सा नेटवर्क बनने लगा।
अब इन तीन के बाद यानी झांसी की रानी, नाना साहब और हजरत महल के बाद ब्रिटिश सरकार के चौथे मुमकिन दुश्मन थे दिल्ली के 80 साल हुक्मरान मुगल शहनशाह बहादुर शाह जफर। आप ईस्ट इंडिया वाली हमारी सीरीज में जान चुके हैं कि अंग्रेजों ने शहनशाह जहांगीर से इजाजत लेकर हिंदुस्तान में ट्रेडिंग तिजारत शुरू की थी। फिर 1765 में 1765 में मुआहदा इलाहाबाद के तहत इन्होंने मुगल शहनशाह के कारिंदे की हैसियत में बंगाल और अवध का कंट्रोल संभाला था। अपनी इसी हैसियत में इन्होंने रफ्ता रफ्ता पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन हिंदुस्तानी अवाम की नज़र में मुगल शहनशाह ही कानूनी तौर पर अब तक हुक्मरान थे, जबकि ये कहानी है और अंग्रेज इनके मुलाजिम थे। कंपनी सरकार को मुगल शहनशाह की ये कदर मंजिलत एक आंख नहीं भाती थी। मुगलों को नीचा दिखाने के लिए और अवाम की नज़र में इनकी हैसियत कम करने के लिए अंग्रेज़ों ने मरहलावार इनका प्रोटोकॉल कम करना शुरू किया। मुगल शहनशाह को कंपनी हर साल 3 मरतबा तहाइफ भेजती थी, जिसे नज़र कहा जाता था। सबसे पहले तो अंग्रेज़ों ने इसे बंद कर दिया। फिर बहादुर शाह जफर ने जब अपनी 1 लाख रुपए माहाना पेंशन में इजाफे का मुतालबा किया तो अंग्रेज सरकार ने इनकार कर दिया। हालांकि मुगल दरबार और मुगल खानदान के लिए, जो कि बहुत फैल चुका था, ये रकम बहुत नाकाफी थी। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने यह स्टेप लिया कि मुगल बादशाह को अपना जानशीन मुकर्रर करने से भी रोक दिया। बहादुर शाह जफर अपनी चहीती मलका जीनत महल के बेटे जवां बख्त को जानशीन बनाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक और बीवी के बेटे शहजादा मोहम्मद सुल्तान, जो मिर्जा फखरू कहलाते थे, उन्हें जानशीन मुकर्रर कर दिया। इसके बदले में मिर्जा फखरू ने शहजादे ने अंग्रेजों से वादा किया कि वो शहनशाह बनकर लाल किला दिल्ली उनके हवाले कर देंगे। वो शाही खानदान के साथ किले के बाहर एक और महल में रहेंगे और बाकी जिंदगी कंपनी की पेंशन पर गुजारा कर लेंगे। यानी जैसी लाइफ रानी ऑफ झांसी बसर कर रही थी अंग्रेजों की नज़र में, वही मिर्जा फखरू गुजारने पर तैयार थे अगर उन्हें अगला कठपुतली शहनशाह बना दिया जाए, आखिरी शहनशाह। तो इस वादे का सादा अल्फाज में मतलब ये था कि मुगल सल्तनत खत्म करने के लिए फखरू शहजादा तैयार था। जब बहादुर शाह जफर को इसका इल्म हुआ तो वो शहजादे से बहुत खफा हुआ। उन्होंने अपने बेटे के दरबारी ओहदे खत्म कर दिए, वज़ाइफ बंद कर दिए। लेकिन अंग्रेजों के दबाव में वो मिर्जा फखरू की जानशीनी खत्म नहीं कर सके। यहाँ से कहानी में क्यूरियस फेलोज एक ट्विस्ट आता है। वो ये कि 1856 में 1856 में मिर्जा फखरू की जानशीन की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि इन्हें जीनत महल ने जहर दिलवाया था ताकि जवां बख्त का रास्ता साफ हो जाए और वो जानशीन बन सके। शहजादा फखरू की मौत के बाद बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज सरकार से दोबारा मिर्जा जवां बख्त को अपना जानशीन बनाने की दरख्वास्त की, लेकिन कंपनी ने एक बार फिर दरख्वास्त रद्द कर दी और नया दांव खेला। हिस्टोरियन सॉल डेविड के मुताबिक अंग्रेजों ने मुगल शहनशाह के सबसे बड़े बेटे मिर्जा कुरैश को जानशीन बना दिया। कंपनी ने ऐलान किया कि नए जानशीन तमाम उम्र शहजादे ही रहेंगे, उन्हें कभी बादशाह का दर्जा नहीं मिलेगा, यानी प्रिंस के तौर पर जिंदा रहेंगे। मुगल बादशाह को जो 1 लाख रुपए पेंशन मिलती थी, उसकी जगह शहजादे को सिर्फ 15,000 रुपए मिला करेंगे। मतलब फिर वही मुगल शहनशाह खत्म और मिर्जा कुरैश एक खानदानी सरबराह, एक प्रिंस के तौर पर बाकी रहेंगे। ये सूरत हाल जाहिर है मुगल शहनशाह बहादुर शाह जफर को तो कबूल नहीं थी, लेकिन 80 साल के बुढ़ापे में वो अंग्रेजों से जंग भी कुछ नहीं कर सकते थे, बस कुड़ सकते थे और शायरी कर सकते थे, सो वो कर रहे थे। इस सब से ये हुआ कि बहादुर शाह जफर, हजरत महल, नाना साहब और रानी ऑफ झांसी 4 हुक्मरान अंग्रेज के खिलाफ जहनी तौर पर बगावत के लिए तैयार हो गए। बंगाल आर्मी के हिंदू मुस्लिम जवान भी बागी हो रहे थे। आम लोग भी अंग्रेजों को गैर मुल्की हमलावर समझकर उनसे बहुत नफरत करने लगे थे और ये नफरत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही थी। अवाम को सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि कंपनी की सरपरस्ती में यूरोपियन मिशनरीज हिंदुस्तानियों को क्रिश्चियन बनाने की कोशिशें कर रहे थे। हिंदू और मुसलमान दोनों अपने मजहब के बारे में इंतहाई सेंसिटिव थे। जो शख्स हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी कबूल कर लेता, उसका समाजी बाइकआउट कई जगहों पर कर दिया जाता था, हत्ता कि उसे खानदानी विरासत से भी हिस्सा नहीं मिलता था। 1850 में कंपनी ने यह कानून बनाया कि मजहब बदलने वालों को प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जा सकता। अवाम में ये तासुर फैल गया कि इस कानून का मकसद, वाहिद मकसद, हिंदुओं और मुसलमानों की क्रिश्चियन बनने के लिए हौसला अफजाई करना है। इससे भी अंग्रेजों के खिलाफ मजीद नफरत फैली। फिर ऐसे में मुसलमानों में अंग्रेजों के खिलाफ जहाद की खुफिया तहरीक भी एक चल रही थी। ये तहरीक दरअसल सैयद अहमद बरेलवी से ताल्लुक़ रखती थी, जिन्होंने रंजीत सिंह की सिख अंपायर के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी, शिकस्त खाई थी और मारे गए थे। लेकिन उनका कायम करदा मुजाहिदीन का नेटवर्क पेशावर से दिल्ली और बिहार में पटना तक अंडरग्राउंड एक्टिव था।
ان شہروں میں بہت سی مساجد اور مدارس ان کی تحریک کے اثر میں تھے۔ ان مدارس کو پنجاب کے مسلمان تاجروں سے فنڈز بھی ملتے تھے۔ یہاں سے انگریزوں کے خلاف جہاد کی تبلیغ ہو رہی تھی اور بڑی تعداد میں لوگ اس تحریک کو جوائن بھی کر رہے تھے۔ کمپنی سرکار میں چھوٹی سطح کے افسروں کو اس حوالے سے انٹیلیجنس رپورٹس مل رہی تھیں، لیکن ایسی خبریں عام طور پر اعلیٰ سطح تک پہنچ ہی نہیں پاتی تھیں، یا شاید پہنچتی بھی تھیں تو انہیں افواہیں سمجھ کر افسران اکثر نظر انداز کر دیتے تھے۔ ساتھیوں، جنگ آزادی کے شروع ہونے سے پہلے ہندوستان میں ایک پراسرار واقعہ بھی پیش آیا۔ وہ یہ کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں چپاتیاں بانٹی جانے لگیں۔ ان چپاتیوں کا سائز ہتھیلی کے برابر ہوتا تھا اور انہیں گیہوں اور جو کو ملا کر تیار کیا جاتا تھا، پھر ان پر بکری کا گوشت رکھ کر تقسیم کیا جاتا تھا۔ لیکن انہیں کیوں تقسیم کیا جا رہا تھا کوئی ٹھیک سے نہیں جانتا۔ کچھ اندازے ہیں کہ ہندوستان میں کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے ایسے واقعات ہوتے تھے۔ ہسٹورین محمد شفیع لکھتے ہیں کہ بنگال میں ایک بغاوت سے پہلے دیہات میں سال کے درخت کی ٹہنیاں تقسیم ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ مرہٹوں نے بھی شمالی ہندوستان پر حملے سے پہلے روٹی پر جوار کی ٹہنی رکھ کر بانٹی تھی۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو شاید چپاتیوں کی تقسیم جنگ آزادی شروع ہونے کا ایک سگنل تھی۔ پھر 1857 میں انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کی سینچری بھی تو مکمل ہو رہی تھی، کیونکہ 1757 میں 1757 میں پلاسی کی جنگ سے لے کر 1857 تک 100 برس تو ہو چکے تھے، یعنی سراج الدولہ سے انگریزوں کی پہلی جنگ کو 100 سال مکمل ہو گئے تھے۔ ایسی مذہبی پریڈکشن پیشگوئیاں بھی مشہور ہونے لگی تھیں کہ انگریزی حکومت اپنے اقتدار کی سینچری پر 100ویں سالگرہ پر اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ اسی ماحول میں کارتوسوں والے واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انگریزوں پر پہلی گولی چلانے کا اعزاز ملا ایک سپاہی کو، اور اس کا نام تھا منگل پانڈے۔ کلکتہ اور دمدم کے قریب ایک چھوٹا سا شہر تھا بیرک پور۔ دمدم سے کارتوسوں والی خبر سب سے پہلے بیرک پور پہنچی تھی اور وہاں کے سپاہی بھی مشتعل ہو گئے تھے۔ ان میں ایک 30 سالہ 30 ایئرز اولڈ سپاہی منگل پانڈے تھا۔ 29 مارچ کو اس نے تنہا بغاوت شروع کر دیا اکیلے نے۔ منگل پانڈے نے اعلان کر دیا کہ جو انگریز میرے سامنے آئے گا میں اسے گولی مار دوں گا۔ اس نے اپنے ہندوستانی ساتھی سپاہیوں کو بھی ساتھ ملانے کی پوری کوشش کی۔ 2 انگریز افسروں سارجنٹ میجر جیمز اور لیفٹیننٹ ہنری نے اسے قابو کرنے کی بھی ایک جگہ پر کوشش کی، تاہم منگل پانڈے نے ان پر گولیاں چلائیں اور تلوار کے وار بھی کیے، جس سے وہ دونوں شدید زخمی ہو گئے۔ اس لڑائی میں لیفٹیننٹ ہنری کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا، تاہم ایک مقامی سپاہی کی مدد سے دونوں زخمی برٹش آفیسرز بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ منگل پانڈے کو گرفتار کرنے کی کوششیں بھی فوری طور پر شروع ہوئیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ باقی ہندوستانی فوجی اپنے افسروں کے ایسے احکامات پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ اس دوران بیرک پور کا مرکزی کمانڈر میجر جنرل ہرسی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو سپاہی حکم نہیں مانے گا اسے شوٹ کر دیا جائے گا۔ یہ دھمکی سن کر ہندوستانی فوجی کچھ ڈسپلن میں آ گئے اور منگل پانڈے کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ایسے میں منگل پانڈے نے کوشش کی کہ وہ زندہ تو کسی کے ہاتھ میں نہ آئے۔ اس نے بندوق کی نال اپنے سینے کی طرف کر کے فائر کر دیا، لیکن گولی اس کے جسم کو چھو کر نکل گئی، مطلب منگل پانڈے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر بغاوت کا مقدمہ چلا کر 8 اپریل کو اسے پھانسی دے دی گئی، لیکن اس پھانسی نے بھی بنگال آرمی میں انگریز مخالف جذبات کو بھڑکایا ہی۔ فوجی خوفزدہ نہیں ہوئے، بغاوت کی لہر مزید تیزی سے پھیلنے لگی۔ چند دن بعد بیرک پور سے 1500 کلومیٹر دور میرٹھ میں بھی شعلے بھڑک اٹھے۔ ہوا یہ کہ 24 اپریل کو میرٹھ شہر جو دہلی سے تقریباً 60-70 کلومیٹر دور تھا، وہاں 85 سپاہیوں نے نئے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ ان سپاہیوں میں 48 مسلمان اور 37 ہندو سپاہی تھے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور فوجی عدالت نے سب کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ 9 مئی کو ان قیدیوں کو باقی فوج کے سامنے اس طرح پریڈ کروائی گئی کہ ان کی وردیاں پھاڑ دی گئیں اور ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس ذلت نے ان قیدیوں کو بے چین کر دیا۔ وہ اپنے آزاد ساتھیوں کو جو کہ انہیں دیکھ رہے تھے تانے دینے لگے۔ انہوں نے کہا، ہماری یہ حالت دیکھ رہے ہو، بے شرمو گھر جا کر عورتوں کے پاجامے پہن لو اور بیٹھ جاؤ۔ لیکن ان کے ساتھی جو تھے وہ بے بس تھے۔ انہیں گورے فوجیوں نے اپنے ہتھیاروں کی زد میں لے رکھا تھا۔ اس ذلت آمیز پریڈ کے بعد ان سب قیدیوں کو جیل بھیج دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو کئی ہندوستانی فوجی اپنے ساتھیوں کی ذلت کا غم بھلانے کے لیے شہر کے ریڈ لائٹ ایریا میں چلے گئے، لیکن وہاں ایک نیا ہنگامہ ان کا منتظر تھا۔ چھونی میں ہونے والی ساری کارروائی کی داستان طوائفوں کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔
انہوں نے سپاہیوں کو دیکھا تو تانے دیے کہ اگر تم مرد ہوتے تو یہاں آنے کے بجائے وہاں لڑتے۔ ایسے ہی تانے ان کے قیدی ساتھی بھی انہیں میدان میں دے چکے تھے۔ یہ شرمندہ چہروں والے فوجی ریڈ لائٹ ایریا سے واپس چھاؤنی میں آئے اور اپنے ساتھیوں کو جو پہلے ہی غصے میں تھے انہیں طوائفوں والی خبر سنائی اور انہیں مزید آگ بگولا کر دیا۔ اگلے دن 10 مئی کی شام کو بغاوت شروع ہو گئی۔ ہندوستانی سپاہی ہتھیار لے کر نکلے اور اپنے انگریز افسروں پر ٹوٹ پڑے۔ برٹش کرنل جان فینس نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ خود بھی مارے گئے۔ ان کے بعد باقی انگریز افسروں اور ان کی فیملیز کا بھی قتل عام شروع ہو گیا۔ ان کے بنگلے بھی جلا دیے گئے۔ کچھ گورے اپنے ہندوستانی ملازمین کی مدد سے فرار ہو گئے۔ شہر کے ایک دوسرے حصے میں موجود برٹش فورسز باقی انگریزوں کی مدد کے لیے بروقت نہیں پہنچ سکی۔ باغی ہندوستانی سپاہیوں نے جیل پر بھی حملہ کر دیا اور وہ 85 قیدی بھی رہا کروا لیے جن کی وجہ سے بغاوت شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ میرٹھ سے نکلے اور دہلی جانے والی سڑک پر ایک گاؤں میں جمع ہونے لگے۔ یہاں طے پایا کہ دہلی جا کر مغل شہنشاہ کی اطاعت کا اعلان کیا جائے۔ اس کے بعد مغل شہنشاہ کی کمان میں ہندوستان کی آزادی کے لیے فیصلہ کن باقاعدہ جنگ لڑی جائے۔ یہ عہد کر کے یہ تمام ہندوستانی فوجی دہلی کی طرف چل پڑے۔ لیکن کیا دہلی کا مغل شہنشاہ 80 سالہ بہادر شاہ ظفر انہیں لیڈ کرنے کے لیے تیار بھی تھا؟ اور وہ انگریز فوجی جو دہلی میں تھے ان کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں سوچا تھا۔ ایران اور افغانستان ہندوستان کے ہمسائے، ان کے دوست، وہ ہندوستانیوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ انگریزوں کو لاہور میں بچانے کے لیے سب سے زیادہ مدد ایک بے جان سی چیز نے کی تھی۔ وہ چیز کیا تھی؟ یہ ساری کہانی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس منی سیریز کی اگلی قسط میں۔